मनीषा केस, एक ऐसा नाम जो आज भी लोगों के दिलों में सवाल छोड़ जाता है। एक मासूम लड़की की रहस्यमयी मौत, जिसने सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक हर किसी को झकझोर दिया। शुरुआत में सबको लगा कि ये एक साधारण हादसा या आत्महत्या होगी, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे हकीकत का ऐसा चेहरा सामने आया जिसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया। दरअसल इस केस की सच्चाई उतनी आसान नहीं थी जितनी सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही थी। एक तरफ लोग बिना सच जाने न्याय की आवाज उठा रहे थे, तो दूसरी तरफ पुलिस और जांच एजेंसियां चुपचाप सबूतों की कड़ियां जोड़ रही थीं। और जब ये कड़ियां जुड़ी तो तस्वीर ही बदल गई। सबसे बड़ा खुलासा यह था कि मनीषा की मौत के पीछे किसी बाहरी शख्स का हाथ नहीं था। शक सीधे उसके अपने ही परिवार पर गया, उसके पिता, उसकी मां और उसके ही मामा पर। सोचिए, वही लोग जो किसी बेटी की ढाल बनने चाहिए थे, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुए। करीब 1 महीने तक मनीषा पर दबाव बनाया गया, उसे मारा गया, डांटा गया और मानसिक रूप से तोड़ा गया। यह सिलसिला धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि आखिरकार उसकी सांसें छिन गईं। लेकिन यह कहानी 11 अगस्त से नहीं, बल्कि उससे भी पहले 10 जुलाई से शुरू होती है। उस दिन मनीषा घर से यह कहकर निकली कि वो किसी काम से सिंघानी जा रही है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। वो सीधे भराड़ा पहुंची, जहां उसका अपने क्लासमेट से मिलने का प्लान था। ये वही लड़का था जिसके साथ वो 7वीं कक्षा से पढ़ाई करती आई थी। शुरू में सिर्फ दोस्ती थी, लेकिन वक्त के साथ ये रिश्ता मोहब्बत में बदल गया। हालांकि लड़का उम्र में उससे छोटा था और अभी बालिग भी नहीं हुआ था। यही वजह थी कि जब बात शादी तक पहुंची तो उसने साफ इनकार कर दिया। 10 जुलाई की वो मुलाकात मनीषा के लिए मुसीबत बन गई। उस दिन उसे घर लौटने में देर हो गई और उसके पिता ने भी उसे भराड़ा से लौटते हुए देख लिया। क्योंकि मनीषा का उस जगह पर कोई काम नहीं था, इसलिए उसके पिता के मन में शक पैदा हो गया। जब वो घर पहुंची तो उस पर सवाल जवाब शुरू हो गए। शुरू में मनीषा चुप रही, लेकिन जब दबाव बढ़ा तो उसने डर के मारे सच उगल दिया और यहीं से उसकी परेशानियां और ज्यादा बढ़ गईं। उसके परिवार ने सिर्फ मनीषा की बातों पर भरोसा नहीं किया, उन्होंने उसकी चचेरी बहन को भी बुलाया। आपको बता दूं कि यही वो बहन थी जिससे मनीषा का रिश्ता पहले से ही बिगड़ा हुआ था, और इसकी वजह वो लड़का था। लोगों का कहना है कि उस लड़के से मनीषा की चचेरी बहन की भी कभी कभी बातचीत होती थी। इसी कारण दोनों बहनों के बीच जलन और अविश्वास पैदा हो गया था। जब बहन ने घर वालों के सामने राज खोल दिया तो पूरा मामला साफ हो गया। मनीषा का फोन छीनकर चेक किया गया और उसमें मौजूद चैट्स और कॉल डिटेल्स देखकर घर वालों का शक यकीन में बदल गया। उस रात घर में जबरदस्त हंगामा हुआ। गुस्से में पिता ने साफ कह दिया कि अब से उसका उस लड़के से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। लेकिन असली डर कुछ और था। लोग क्या कहेंगे, समाज की इज्जत, बिरादरी की नजरों में जगह और रिश्तेदारों के सवाल, यही वो बोझ था जिसने मनीषा के परिवार को अंदर तक खा डाला। और फिर शुरू हुआ वो सिलसिला। मनीषा को बार बार डांटा जाने लगा, उसे मारा पीटा गया और तरह तरह से प्रताड़ित किया गया। उसकी जिंदगी धीरे धीरे एक कैद खाने जैसी बन गई थी। शायद उसे खुद भी अंदाजा नहीं था कि उसके अपने ही एक दिन उसकी जिंदगी खत्म करने की ठान लेंगे। 11 जुलाई, वो दिन जब हालात और बिगड़ गए। मनीषा के मामा अपनी कार से ढाणी लक्ष्मण पहुंचे। घर पहले से ही तनाव में डूबा हुआ था और उस शाम का माहौल बेहद भारी हो गया था। मामा ने आते ही उससे सवाल पूछने शुरू कर दिए। कौन है वो लड़का, कब से जानती हो उसे, और ये सब कब से चल रहा है? मनीषा ने बिना घबराए सब कुछ बता दिया। उसने साफ कह दिया कि वो उस लड़के से बेहद मोहब्बत करती है। उसकी यही जिद और हिम्मत परिवार की सबसे बड़ी चिंता बन गई। उन्हें डर था कि अगर ये बात बाहर आ गई तो रिश्तेदार, पड़ोसी और पूरा गांव उनकी इज्जत का तमाशा बना देगा। इसी बदनामी के डर से परिवार ने मनीषा को घर से दूसरी जगह ले जाकर छुपा दिया ताकि बातें बाहर ना फैलें। लेकिन जगह बदली, हालात नहीं। वहां भी वही कहानी दोहराई गई। मनीषा को बार बार समझाया गया, समझाने की हदें पार हो गईं और गुस्से में मारपीट तक होने लगी। उसे साफ चेतावनी दी गई कि अगर उसने उस लड़के से रिश्ता खत्म नहीं किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। करीब 1 महीने तक यह सिलसिला चलता रहा। पिता, माँ और मामा तीनों उसकी जिंदगी को नरक बनाने पर तुले हुए थे। जब जब उन्हें शक होता कि मनीषा ने उस लड़के से बात की है या उससे मिली है, तब तब उसे बेरहमी से पीटा जाता। लगातार मानसिक और शारीरिक अत्याचार ने मनीषा को भीतर तक तोड़ दिया था।
लेकिन मोहब्बत की आग इतनी गहरी थी कि बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। पिछले 5 सालों से वो उस लड़के से प्यार करती आई थी। परिवार कितना भी समझाता रहा, मगर मनीषा के लिए उसे छोड़ना नामुमकिन था। धीरे धीरे उसने मन ही मन ठान लिया, या तो वो उस लड़के के साथ भाग जाएगी या फिर अपनी जिंदगी ही खत्म कर देगी। दूसरी तरफ लड़के की स्थिति अलग थी। वो नाबालिग था और बार बार कहता कि अभी शादी संभव नहीं है। 2 साल रुक जाओ, जब मैं बालिग हो जाऊंगा तब शादी करूंगा। लेकिन मनीषा के लिए इंतजार करना अब मुमकिन नहीं था। रोज रोज की मारपीट, ताने और दबाव ने उसकी सहन शक्ति तोड़ दी थी। फिर 10 अगस्त की वो रात जिसने सब कुछ बदल दिया। रात 9 बजे से लेकर सुबह 2 बजे तक मनीषा और उस लड़के की व्हाट्सएप पर लगातार चैट चलती रही। लेकिन इन चैट्स में प्यार भरी बातें नहीं थीं। हर मैसेज में तनाव, झगड़ा और टूटते रिश्ते की झलक थी। मनीषा ने आंसुओं में लिखा, मेरे परिवार वाले मुझे रोज मारते हैं और अब तुम भी मुझे छोड़ रहे हो। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ सहा, सबके खिलाफ खड़ी रही। अगर तुम भी साथ नहीं दोगे तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। लेकिन लड़का अपनी जगह अड्डा रहा। उसने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन अभी भागना या शादी करना मुमकिन नहीं है। मैं नाबालिग हूं। अगर हमने जल्दबाजी की तो केस हो जाएगा। ये बातें मनीषा के लिए और ज्यादा कड़वी थीं। उसे लगने लगा कि लड़का भी अब उससे किनारा कर रहा है। और फिर उसी चैट में मनीषा ने उसे धमकी दी, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं जहर खा लूंगी और अपनी जान दे दूंगी। पुलिस के हाथ ये चैट्स बाद में लगे और उन्होंने बताया कि ये सारी बातें उनके पास सबूत के तौर पर सुरक्षित हैं। 10 अगस्त की वो रात तनाव, आंसू और निराशा में बीती। और अगले दिन यानी 11 अगस्त को मनीषा ने घर वालों से कहा कि वो नर्सिंग कॉलेज जा रही है, फॉर्म लेने और एडमिशन के बारे में पता करने के लिए। रोज की तरह वो सुबह पहले अपने प्ले स्कूल पहुंची, जहां वो बच्चों को पढ़ती थी। आम दिनों में वो करीब 1:30 बजे स्कूल से निकलकर सीधे नर्सिंग कॉलेज की बस से घर लौटती थी। लेकिन उस दिन 11 अगस्त को वो करीब 2 बजे स्कूल से निकली। उसने घर वालों से कहा कि वो कॉलेज जा रही है, लेकिन सच कुछ और ही था। उसका रास्ता बदल चुका था और साथ ही उसकी जिंदगी का आखिरी वक्त भी शुरू हो चुका था। स्कूल का सीसीटीवी कैमरा उसकी हरकतों को रिकॉर्ड कर रहा था। वो नॉर्मल दिख रही थी, मानो रोज की तरह घर लौटने वाली हो। थोड़ी दूर जाकर वो एक दुकान के कैमरे में भी नजर आई। लेकिन इसके बाद उसने ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी को उम्मीद ही नहीं थी। लगभग 200 मीटर आगे बढ़कर मनीषा एक कृषि रसायन की दुकान पर पहुंची। वहां से उसने 1 लीटर कीटनाशक खरीदा। दुकानदार को लगा कि शायद ये दवा मनीषा के पिता ने खेतों के लिए मंगवाई होगी, इसीलिए उसने बिना शक किए बोतल उसे दे दी। दुकानदार ने बाद में पुलिस और मीडिया को बताया, करीब 2 बजे से पहले मनीषा उनकी दुकान पर आई और बोली, अंकल जी, मोनो मिल जाएगी? मैंने कहा, हाँ बेटा, मिल जाएगी। उसने वो दवा खरीदी और चली गई। उसके चेहरे पर बिल्कुल सामान्य भाव थे। किसी को शक तक नहीं हो सकता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। असल में कीटनाशक खरीदने की जानकारी सबसे पहले 13 अगस्त को सामने आई, जब शव बरामद हुआ। उस समय दुकानदार ने गांव के सरपंच को बताया, लेकिन सरपंच ने माहौल बिगड़ने के डर से उसे चुप रहने की सलाह दी। फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर की पुष्टि होने के बाद ही यह सच सामने आया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि मनीषा उस दिन नर्सिंग कॉलेज गई ही नहीं थी। पुलिस ने कॉलेज और आसपास की हर दुकान, हर कैमरे की फुटेज चेक की, लेकिन कहीं भी मनीषा का अता पता नहीं मिला। अगर वो कॉलेज तक पहुंची होती तो किसी ना किसी सीसीटीवी में जरूर दिखती। नर्सिंग कॉलेज के प्रबंधन ने भी साफ बयान दिया कि उस दिन कोई लड़की ना फॉर्म भरने आई थी, ना पूछताछ करने। उन्होंने कहा, हम पर लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद हैं, यानी कॉलेज को बदनाम करने की कोशिश जानबूझकर की गई थी, जबकि सच्चाई ये थी कि मनीषा वहां पहुंची ही नहीं थी। अब कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा शुरू होता है। 13 अगस्त की सुबह सिंघानी गांव का एक शख्स अपने खेतों की तरफ जा रहा था। नदी के पास उसकी नजर पड़ी। वहां 7-8 कुत्ते झुंड में बैठे हुए थे। पहले तो उसने सोचा कि शायद कोई मारी हुई बकरी पड़ी होगी, लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंचा, उसके होश उड़ गए। वहां एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी। उसने तुरंत पुलिस और गांव के सरपंच को खबर दी। देखते ही देखते आसपास के लोग भी वहां जमा हो गए। कुछ ही देर में पुलिस पहुंची और जो नजारा उन्होंने देखा वो बेहद खौफनाक था। शव की हालत इतनी खराब थी कि पहचान पाना भी मुश्किल हो रहा था। लड़की का गला कटा हुआ था
और चेहरे का मांस पूरी तरह से गायब था, जिसकी वजह से चेहरा काला पड़ गया था। परिजनों का दावा था कि उसका चेहरा तेजाब से जलाया गया है। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था, अगर यह हत्या थी तो शव के पास खून क्यों नहीं मिला? खेत के चारों तरफ कहीं भी खून का कोई निशान नहीं था। जब खेत से मनीषा का शव मिला तो सबसे बड़ा सवाल यही था, अगर उसने जहर पिया था तो उसका गला कैसे कटा हुआ था और चेहरा कैसे जला हुआ लग रहा था? लेकिन मेडिकल साइंस और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इन सवालों के जवाब सामने आ गए। दरअसल मौत के 7 से 8 घंटे बाद इंसानी शरीर का खून जम जाता है और यही वजह थी कि मनीषा का गला कटने के बावजूद उसके आसपास खून की एक बूंद भी नहीं मिली। अगर किसी ने सचमुच धारदार हथियार से हमला किया होता तो खून जरूर कपड़ों पर या जमीन पर दिखाई देता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से मनीषा ने 11 अगस्त की रात को ही दम तोड़ दिया था। उसके बाद सुबह जब आवारा कुत्तों ने शव देखा तो उन्होंने सबसे पहले वही हिस्से नोचे जो खुला हुआ था, जैसे उसका चेहरा और गर्दन। यही कारण था कि शव की हालत इतनी डरावनी लग रही थी। कपड़े सलामत थे, कहीं भी तेजाब के निशान नहीं थे। अगर उस पर एसिड डाला गया होता तो कपड़े जरूर जले होते। दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स ने भी यही पुष्टि की कि मनीषा का चेहरा और गर्दन जानवरों द्वारा खाया गया था। रिपोर्ट में यह भी साफ लिखा था कि मनीषा ने कीटनाशक पिया था। यही उसकी मौत की असली वजह थी। और पुलिस के हाथ एक और अहम सुराग लगा, मनीषा का सुसाइड नोट। इसके बाद सवाल यह उठने लगा कि इतने सारे सबूतों के बावजूद पुलिस ने तुरंत यह बात सार्वजनिक क्यों नहीं की? दरअसल पुलिस की जांच की अपनी गोपनीयता होती है। जब तक सभी सबूत पुख्ता नहीं हो जाते, वे किसी भी नतीजे को सामने नहीं लाते। अगर वे पहले दिन ही कह देते कि यह आत्महत्या है तो परिवार और गांव के लोग इसे दबाव या मनगढ़ंत कहानी मानते। इसलिए पुलिस ने धीरे धीरे सबूत इकट्ठा किए और जब पूरा सच उनके सामने आ गया तभी उन्होंने इसे सार्वजनिक किया। लेकिन उस दौरान परिवार और कमेटी वालों ने 5 दिन तक अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। गांव में धरना और प्रदर्शन चलता रहा। तब पुलिस ने मनीषा के पिता संजय और कमेटी के 3 लोगों को बुलाकर सारे सबूत दिखाए, कॉल रिकॉर्डिंग्स, चैट्स, गवाहों के बयान, जिससे सब कुछ साफ था। पुलिस ने संजय से साफ कहा, अब अपनी बेटी का चुपचाप अंतिम संस्कार करो और धरना खत्म करो, वरना ये सारे सबूत हम पब्लिक के सामने रख देंगे और फिर तुम भी इसमें फंसोगे। संजय घबरा गया। आखिरकार उसने मान लिया कि अगले दिन बेटी का अंतिम संस्कार करेगा। उसने मीडिया के सामने भी बयान दिया, हम पुलिस की जांच से संतुष्ट हैं। हम अपनी बेटी का अंतिम संस्कार कल करेंगे, हिंदू रीति रिवाजों से, मान सम्मान के साथ। लेकिन असली कहानी कुछ और ही थी। संजय पुलिस से डरा हुआ था। उसे लग रहा था कि आज नहीं तो कल पुलिस की आंच उसके गिरेबान तक जरूर पहुंचेगी। इसी डर में उसने रोते हुए एक वीडियो बनाया। उस वीडियो में उसने कहा, पुलिस ने मुझसे जबरदस्ती बयान दिलवाए हैं और साइन करवाया है। ये सब मेरी इच्छा के खिलाफ हुआ है। असल में यह वीडियो लोगों की सहानुभूति बटोरने का एक तरीका था। वो चाहता था कि जनता उसके साथ खड़ी रहे ताकि जब पुलिस की नजरों में वो आए तो उसके पास बचाव का रास्ता हो। लेकिन अब उसके हर झूठ का पर्दाफाश हो चुका है और वो दिन दूर नहीं जब संजय खुद सलाखों के पीछे होगा। अब जब पुलिस ने सबूत इकट्ठा कर लिए हैं तो उम्मीद है कि पूरा सच जल्द सामने आएगा। अब सवाल यह है, क्या मनीषा ने खुद जहर पिया था या उसे किसी साजिश के तहत वो जहर पिलाया गया था? अब चाहे जो भी हो, इतना तो तय है कि उसके अपने ही परिवार ने उसे इस अंजाम तक पहुंचाया था। मनीषा की मौत की सच्चाई आज भी कई सवाल छोड़ जाती है। क्या ये एक आत्महत्या थी या एक सोची समझी साजिश? पुलिस की जांच जारी है और सच सामने आने तक ये मामला लोगों के जहन में एक रहस्य बनकर रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे भी ऐसी ही सच्ची कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे एक और नए केस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।